बंदूक लेके चल रहा है। हमने नहीं देखा कभी मेट्रो में कि बोल रहा है कि सीट पे से, तुम खड़े हो, हम बैठेंगे यहाँ, नहीं तो हम तुमको गोली मार देंगे। ऐसा कभी नहीं करते वो, हमने नहीं देखा। बल्कि हमने तो उल्टा देखा है कि कोई महिला चढ़ती हैं और सीआईएसएफ का पर्सनल बैठा हुआ है बंदूक लेके। पहली बात तो वो बैठते ही नहीं है कि आम जनता को जो है परेशानी ना हो। लेकिन अगर बैठे भी हैं तो वो खड़े हो जाते हैं और वो अपनी सीट दे देते हैं। है कि नहीं? तो जो है ये फ़र्क होता है। और आतंकवादियों ने या माओवादियों ने बंदूक क्यों उठाई है, कैसे उठाई है? उन्होंने अपनी इच्छा से उठाई है और बंदूक से वो समाधान खोजना चाहते हैं। ठीक है? तो सही क्या है, गलत क्या है, समाज में कोई एक व्यक्ति तो तय करेगा नहीं। और मैं ये डिक्लेयर नहीं कर सकता कि मैं इस समाज के लिए लड़ रहा हूँ। जैसे माओवादी कहते हैं कि हम गरीब तबके के लिए लड़ रहे हैं और अंततः पाया जाता है कि वो गरीब तबके के लिए लड़ने की आड़ में अपनी जेबें भर रहे हैं। समझ में आया? तो आड़ किसकी ली जाती है? आड़ ली जाती है कि हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। और जेब किसकी भरी जाती है? जेब निजी भरी जाती है। समाज में सही और गलत का फैसला करने का तरीका हमने इलेक्शन बनाए हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट असेंबली में बैठे हैं, वो आपस में डिबेट करके और तब इस चीज का निर्णय लेते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, और उसको कानून के रूप में पारित किया जाता है। और वो कानून सब पर लागू होता है, उन पर भी लागू होता है जो कानून बनाते हैं। समझ में आया आपको? क्लियर? ठीक है। तो सलवा जुडूम आपको समझ में आया? तो ये सलवा जुडूम का जो मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया कि आप बिना ट्रेनिंग दिए इस तरीके से हथियार नहीं दे सकते। राज्य जो है वो इन हथियारों के लिए जिम्मेदार है। इन हथियारों से किसकी हत्या होती है, इन हथियारों का क्या इस्तेमाल होता है, किस प्रकार इस्तेमाल होता है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, इन सब के लिए राज्य जिम्मेदार है। हाँ, एक बिल्कुल सही आपने कहा है। एक छात्र हैं वो कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत कुछ किया है लेकिन लोगों को पता नहीं है योजनाओं के बारे में। देखिए मैं यहाँ पर एक सरकार की तरफ से भी जो है यहाँ एक एजेंट नहीं बैठा हूँ। सरकार की जो कमियाँ हैं वो भी एक सत्य है। आपसे पूछूँ क्या भ्रष्टाचार है नहीं? सरकारी तंत्र में क्या भ्रष्टाचार नहीं है? आप भ्रष्टाचार की जब स्टडी करेंगे तो आप पाएँगे कि हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार का जो प्रकार बोला जाता है वो कहते हैं सिस्टमिक सिस्टमिक करप्शन, है कि नहीं? तो जहाँ भ्रष्टाचार होगा, जैसे पैसे का आवंटन होता है, जैसा मैंने आपको मल्कानगिरी का उदाहरण दिया था। मल्कानगिरी पे प्रश्न भी आया हुआ है एग्ज़ाम में। मल्कानगिरी में स्टडी की गई। गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट ने जो स्टैटिस्टिक्स आरटीआई के ज़रिए जो आप इन्फॉर्मेशन माँगते हैं ना, उसके आधार पर ये स्टडी की गई। मान लीजिए पैसा एलोकेट होता है 100 करोड़, उतना यूटिलाइज़ ही नहीं होता। 100 करोड़ में से 30 करोड़ यूटिलाइज़ होता है डेवलपमेंट के लिए और 30 करोड़ में से ज़मीनी स्तर पे पहुँचता है 2 करोड़, 3 करोड़। आप समझ रहे हैं? और वो भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि राजीव गांधी तो ये कहते थे कि 100 पैसे में से 95 पैसे या 90 पैसे जो है वो बीच में ही खत्म हो जाते हैं, ज़मीनी स्तर पे पहुँच ही नहीं पाते हैं। ठीक है? तो ये भी एक समस्या है। समस्या बहुआयामी है और इसीलिए समाधान भी बहुआयामी होगा। क्लियर हुआ? समाधान में जो है ये इसको कहते हैं बहुआयामी समाधान। इन सब पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना है। एक-एक पैरामीटर का व्याख्या मैंने इन स्लाइड्स में आगे दी हुई है कि उसमें आपको क्या पॉइंट कवर करने हैं। ठीक है ना? देखिए एक नीति लाई गई थी, राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना, बहुस्तरीय और बहुआयामी रणनीति। हालाँकि मैंने यहाँ पर ज़्यादा डायमेंशन दिखाए हुए हैं। यहाँ पर जो है 3 डायमेंशन
सरकार की इस रणनीति के अनुसार सुरक्षा उपाय, विकास की पहल, मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए उस क्षेत्र में। अच्छा, एक और चीज है, ध्यान से सुनिएगा। डेवलपमेंट का इशू ये है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार अगर कोई, मान लीजिए कि कोई प्राइमरी स्कूल बनाया या कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया या रोड बनाई है या मान लीजिए कोई टेलीकॉम टावर लगाया है, तो माओवादी, नक्सलवादी क्या करते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बॉम्ब से उड़ा देंगे। टेलीकॉम टावर लगाया, टेलीकॉम टावर बॉम्ब से उड़ा दी, उसको तहस नहस कर दिया। ठीक है। रोड बनाया, रोड को बॉम्ब से उड़ा दिया, तहस नहस कर दिया। तो ऐसे तो आप कितना भी पैसा डालते रहिए, वहां पर डेवलपमेंट होगा ही नहीं। क्योंकि माओवादी और नक्सलवादियों को पता है कि अगर यहाँ डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पर जो है टावर आ गई, यहाँ पर जो है कवरेज आ गई, लोगों ने बाहर की चीजें पढ़नी शुरू कर दी, तो फिर उन पर काबू पाना बहुत मुश्किल। क्योंकि भाई आप फोन पे उनकी बात आप नुक्कड़ नाटक में सुनेंगे, तो फोन पे काउंटर नैरेटिव भी आप सुनेंगे, तो आपकी जो बुद्धि है वो क्या हो जाएगी, तर्कशील हो जाएगी। और तर्कशील बुद्धि को बरगलाना, उसको बहकाना आसान नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? मेरी डबल आवाज आ रही है, बाकियों को ठीक आ रही है। ठीक है। देखिए, सुरक्षा में बेहतर हथियार, सुरक्षा बलों का प्रशिक्षण। एक प्रश्न है कि सजा नहीं होती क्या सर? किसको सजा? अच्छा, ब्लास्ट की जो मैं बता रहा था उसकी सजा आप बोल रहे हैं? देखिए, ये तो बात है गुरिल्ला युद्ध की। एक ये भी तो स्थिति है कि जो दुश्मन है उसको सामान्य जन से जो है अलग करके पहचानना बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना? तो सजा तो तब होगी जब आप उसको पकड़ेंगे। अच्छा, एक चीज और है, आपने एक ये प्रश्न पूछ के एक पहलू, महत्वपूर्ण पहलू जो है इनडायरेक्टली पूछ लिया है। अब हमारे यहाँ देखिए सजा देने की प्रक्रिया कैसी है। मान लीजिए कि आपने ये जो संगठन का की रूपरेखा मैंने आपको दिखाई थी, उसमें कोई हाई लेवल का कोई माओवादी गिरफ्तार होता है, क्या आप उसको सीधा सजा दे सकते हैं? नहीं। क्योंकि हम कानून आधारित एक सभ्य समाज है, तो हमने एक कोर्ट्स बनाई हुई है, वहां पर एक प्रोसेस चलेगा। अच्छा, प्रोसेस कितने दिन चलेगा? तो सामान्यतः बोला जाता है कि भाई 15-20 साल कहीं नहीं गए। अब ये 15-20 साल में गवाहों को तोड़ा जाता है, विटनेसेस को तोड़ा जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है, जो एविडेंस है उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। ठीक है ना? अच्छा, रिश्वत देने की कोशिश की जाती है। कई बार जजेस को भी जो है इस तरीके की कोशिश की जाती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो स्वीकार कर लेते हैं। अब जुडिशरी में कितना भ्रष्टाचार है इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। रिकॉर्ड पे हूँ, ऑफ रिकॉर्ड होता तो कुछ बातें बोल भी देता, है कि नहीं? वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, मैं जेल चला जाऊंगा। ठीक है। लेकिन कुल मिला के ये है कि जब मामला लंबा चलता है तो उसमें जो है कन्विक्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माओवादी भी तो बड़े शक्तिशाली होते हैं, उनके जो साथी होते हैं वो हर तरीके की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसे भी हुआ है कि इनको पकड़ा गया है लेकिन छूट गए हैं। ठीक है ना? एक से एक अच्छा वकील हायर कर लेते हैं, पैसे की कोई कमी थोड़ी ना है। आपको जब ये पीक पे था ना माओवाद, तो जो सीपीआई माओइस्ट संगठन है, ये साल का 1200 करोड़ का टर्नओवर करती थी। 1200 करोड़, 1200 करोड़ के आसपास। तो पैसे की भी कोई कमी नहीं है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अच्छे से अच्छा वकील, और वकील तो आप जानते ही हैं अपनी वाक शक्ति के दम पे वो सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में माहिर होता है, खासकर जो अच्छा वकील है। समझ में आया? तो जो
डेमोक्रेसी की कमजोरियां हैं, उनको हथियार बनाकर उसी डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश की जाती है, उसी सिस्टम को कुचलने को। एक प्रश्न है छात्र का कि इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं? अरे भाई, किडनैप किया, वहां से फिरौती आ गई, फेक लिख कर बेची, स्मगलिंग रैकेट में इन्वॉल्व रहते हैं। आगे हम देखेंगे संगठित अपराध भी आने वाला है। संगठित अपराध, जम्मू कश्मीर के आतंकवादी किस संगठित अपराध में सम्मिलित रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स हैं वो किस संगठित अपराध में। एक प्रश्न है कि सर, आंतरिक सुरक्षा में चंबल के डाकुओं का उल्लेख क्यों नहीं है? क्या वे सुरक्षा के लिए चुनौती नहीं है? देखिए, जो चंबल के डाकू है ना, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आंतरिक सुरक्षा अलग। देखिए, एक होता है सामान्य अपराध, एक होता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, और एक होता है आंतरिक सुरक्षा से संबंध। ये तीन स्तर अलग अलग होते हैं। सामान्य अपराध है, किसी ने किसी को गोली मार दी, अब आप उसको आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती नहीं बता सकते। बात सुने, जैसे कोई गैंगस्टर है, उसने किसी को गोली मार दी, तो आप उसको ये थोड़ी ना कहेंगे कि ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसा नहीं बोलेंगे आप, ठीक है ना? समझ में आया? एक छात्र लिख रहे हैं कि मैं पुलिस की छवि अच्छा करना चाहता हूँ आईपीएस बनकर। अच्छी बात है। अ, अच्छा, एक चीज और है कि इन क्षेत्रों में जो है एडमिनिस्ट्रेशन की छवि जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। कारण क्या है? देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी है उसने अपना कॉलोनियल माइंडसेट अभी छोड़ा नहीं है। मास्टर माइंडसेट जो होता है ना, माई बाप मानसिकता, कि हम जो है माई बाप हैं डिस्ट्रिक्ट के। अब वो जाते हैं, मान लीजिए जनजातीय क्षेत्र में गए और उनसे पूछा, आप पूरा एकदम तामझाम लेके गए, पूरी सुरक्षा और स्टैन गन के साथ जो है सुरक्षा कर्मी आपके चारों तरफ खड़े हैं, आप पूरा रेबैन का चश्मा वश्मा लगा के और लाल बत्ती घुमाते हुए जनजातीय क्षेत्र में गए, और वहां पर आप खड़े होकर पूछ रहे हैं, किसी को कोई समस्या है? तो समस्या कौन बताएगा? वो तो आके बैठ जाएंगे हाथ जोड़ के कि माई बाप, है कि नहीं? और बोलेंगे कि नहीं, हमें कोई समस्या नहीं साहब, और मन ही मन बोलेंगे कि सबसे बड़ी समस्या आप ही हो, आप यहाँ से जाओ तो सारी समस्याएं सुलझ जाए, है कि नहीं? तो इस छवि को सुधारने की कोशिश कुछ कलेक्टर्स ने की है, लेकिन वहां पर क्योंकि सुरक्षा संबंधी चुनौती है, तो कलेक्टर्स का अपहरण भी हो गया है। अगर मुझे ईयर्स ठीक से याद है तो 2001 में मेरे ख्याल से अपहरण हुआ था मलकानगिरी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। ठीक है, 2001 में या 2011 में हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो है किडनैपिंग हो गया था। आईपीएस अधिकारियों पे खतरा मंडराता रहता है। स्थिति इतनी खराब हो गई थी, मलकानगिरी की बता रहा हूँ मैं आपको, कि मलकानगिरी क्षेत्र में आईपीएस अधिकारी नजर रखते थे उस क्षेत्र पे हेलीकॉप्टर में बैठ के। ठीक है ना, हेलीकॉप्टर से नीचे ही नहीं उतरते थे वो। फील्ड में जाने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, इट इज वेरी डेंजरस सिचुएशन, वेरी ट्रू, बिल्कुल। लेकिन इसमें भी मैं आपको बताऊं कि कुछ जो कलेक्टर हैं, हालांकि उनका भी अपहरण हो गया था, लेकिन वो क्या करते थे कि सादी ड्रेस में जाते थे, बिना किसी हथियारबंद सुरक्षाकर्मी को साथ लिए, और बिना लाल बत्ती के, बिना, और उनके साथ बैठते थे, जनजातियों के साथ, उनके साथ चाय पीते थे, उनके साथ खाना खाते थे। लेकिन चक्कर ये है कि इनको माओवादियों से इसलिए खतरा होता है कि जब भी कोई कलेक्टर वहां के जनजातीय वर्गों का मन जीतने की कोशिश करता है ऐसे एक्शन लेके, तो वो माओवादी इसे पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ऐसा कलेक्टर करने लग गए तो ऐसी स्थिति में तो लोगों को ये बताना कि ये सरकार तुम्हारी दुश्मन है, ये मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है? हाँ, एक छात्र लिख रहे हैं, सर ये सब समस्याएँ तो सुलझाना है कलेक्टर बन के। अच्छी बात है, लेकिन हमने भी अपने जीवन में देखा है कि व्यक्ति जब तैयारी कर रहा होता है तो बड़ा आदर्शवादी होता है, और जैसे ही सिलेक्शन होता है तो पता नहीं उसको कौन-सा साँप सूंघ जाता है या कौन-सी बीमारी हो जाती है कि उसके जो ताव हैं वो बदले हुए नज़र आते हैं। फिर देखिए, खुफिया नेटवर्क को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने की आवश्यकता है। खुफिया नेटवर्क किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? सीआरपीएफ का होगा या लोकल पुलिस का? बता सकते हैं आप? लोकल पुलिस का जो नेटवर्क होता है, वो किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है? क्योंकि वो अपना जो खबरियों का नेटवर्क जो बहुत अच्छा बना लेते हैं, इसीलिए सीआरपीएफ, और किसी भी एरिया में सीआरपीएफ जो है वो वहाँ के आईपीएस अधिकारी के डायरेक्शन में काम करती है, ठीक है? तो लोकल पुलिस को अपना जो नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने की आवश्यकता है, और सिर्फ लोकल इंटेलिजेंस से काम नहीं चलेगा, आपको जो है नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो हैं वो उनसे सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, ठीक है? जो दूसरे राज्य की जो अ, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। कई बार अंतर्राज्यीय राज्य सामंजस्य में भी दिक्कत हुई है। इस राज्य में कोई और पार्टी है पावर में, दूसरे राज्य में कोई और पार्टी है। मान लीजिए आप पीछा कर रहे हैं, तो कई बार जो है ये माओवादी ऑपरेट करते हैं बॉर्डर एरियाज़ में। 2 राज्यों के जो सीमा क्षेत्र है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की पुलिस जो है, जब हमारा पीछा करेगी, तो हम दूसरे राज्य में घुस जाएँगे, तो वहाँ की पुलिस का जुरिसडिक्शन शुरू हो जाएगा, तो ये तो एक्शन ले नहीं पाएँगे, इसको हॉट परसूट कहते हैं। और क्योंकि अलग-अलग पार्टी पावर में है, तो वो एक-दूसरे का सहयोग भी नहीं करती। बात समझ में आ रही है आपको? तो राज्यों में सहयोग का भी इश्यू रहा है, ये समझ लीजिए। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। ये टेम्परेचर जो है थोड़ा बढ़ा लेते हैं, नहीं तो यहाँ हम लेक्चर देते-देते ही जम जाएँगे, फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। एक प्रश्न है कि अपहरण केवल डराने के लिए किया जाता है या उसे मार दिया जाता है? नहीं, मारा नहीं जाता है। अ, हमने तो ऐसा कोई वाकया सुना नहीं कि कलेक्टर को मार दिया गया है, ठीक है? तो निश्चित तौर पे डराने के लिए किया जाता होगा। ठीक है। हाँ, वापस मिल जाते हैं। इतनी चिंता मत कीजिए, इतना भय खाएँगे तो नौकरी कैसे करेंगे? और अगर आप इतने कायर हैं, तो आईपीएस मत चुनिएगा, ठीक है ना? आईएएस मत चुनिएगा, आईआरएस में जाइएगा। तो आईपीएस में किसी बहादुर, निर्भीक व्यक्ति को मौका मिलेगा। ठीक है। फिर नेतृत्व में क्या कमी है, ये इसकी चर्चा मैंने आपको उदाहरण देके बताई थी। विभिन्न सुरक्षा बलों और राज्यों के बीच समन्वय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्या किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। जो सेंट्रल होम मिनिस्टर है, उनके अगुवाई में इन राज्यों के जितने होम मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीटिंग होती है। उनकी अगुवाई में इन राज्यों के जो होम सेक्रेटरीज हैं, उनकी मीटिंग होती है, ताकि आपस में जो है, जो अफेक्टेड राज्य हैं, उनका सामंजस्य बिठाया जा सके, एक-दूसरे का सहयोग कर सके। और एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीपीज़, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ताकि पुलिस में सामंजस्य बिठाया जा सके। ये हर साल होती है, जिसमें सारे डीजीपी मिलके ये चर्चा करते हैं। डीजीपी जो है वो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है? क्लियर हुआ?
देखिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकारों को निधि प्रदान करती है। किस चीज को लेके? राज्य पुलिस बलों और एजेंसियों को मजबूत करने के लिए, उनकी परिचालन दक्षता में वृद्धि करने के लिए, जैसे कि एक ट्रांसपोर्टेशन क्या दिया जाए, बख्तरबंद गाड़ी देनी है एक जगह से दूसरी जगह। राज्य इस खर्चे का वहन नहीं कर सकता, ये केंद्र करता है। हेलीकॉप्टर की जरूरत है सर्वेलेंस के लिए, वो केंद्र उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। उन्हें अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करना। फिर केंद्र सरकार निम्नलिखित भूमिका भी निभाती है, जैसे विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीपीज होता है। इन राज्यों के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को जो होम मिनिस्टर हैं, वो एड्रेस करते हैं, जो सेंट्रल होम मिनिस्टर हैं। अन्यथा वो आपस में सहयोग ना करें, ठीक है ना। तो इस पर्पस के लिए कायदे से तो करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुर्भाग्य की बात है कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी राजनीति होती है। ये हम जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया का दुर्भाग्य है। राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आंतरिक सुरक्षा के विषय पे। राजनीति करने के लिए बहुत मुद्दे होते हैं, उसमें आंतरिक सुरक्षा एक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर चरमपंथियों, अलगाववादियों का मुकाबला करने के लिए विधिक और संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, जैसे कि यूएपी और एनआईए अधिनियम आदि में संशोधन किया गया है कि नहीं? इसके बारे में हमने चर्चा की है। समर्पण और पुनर्वास नीति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोग हमारे ही लोग हैं। मारना समाधान नहीं है। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर होते हैं जो अ, अपरिपक्व होते हैं, उस समय जो है माओवाद को या नक्सलवाद को ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को एहसास होता है कि ये भी जीवन कोई जीवन है क्या? ऐसे भी किस्से सुनने को मिलते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1/3 काडर जो है महिलाएं होती हैं, ऐसा स्टैटिस्टिक्स बताता है। महिलाएं काफी बड़ी संख्या में माओवाद का हिस्सा हैं। वहां पर दो व्यक्तियों को आपस में प्रेम हो गया, अब वो सोच रहे हैं कि घर कैसे बसाएं, क्योंकि खाना बदोश जिंदगी होती है, जंगलों में इधर से उधर जो है भटकते रहना होता है। तो ये दोनों ही सरेंडर कर जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन सरेंडर जो करता है उसको खतरा सीपीआई माइस्ट के लोगों से भी होता है, क्योंकि उसको काफी जानकारी पता चल जाती है ना कि कहाँ बैठते हैं, कहाँ रुकते हैं, क्या रास्ता पकड़ते हैं, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो सरेंडर लेके एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। आंध्र प्रदेश ने ये किया। आंध्र प्रदेश ने एक नंबर एक, जिन्होंने सरेंडर किया, प्राय देखिए क्या होता है कि जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, सुरक्षा बल जो होते हैं, ये सोच के कि इसने सरेंडर किया था तो ये माओवादी, तो उसको सम्मान नहीं देते, ठीक है। उसको सम्मान नहीं देते। एक छात्रा कह रही है कि आज की पूरी क्लास रिवीजन पे ही है। नहीं, रिवीजन नहीं है। मैंने काफी नए पहलू आपको इस वामपंथी चरमपंथ के बारे में बताए हैं। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो कल जिन चीजों की चर्चा की थी, आज उन चीजों की चर्चा नहीं हुई है, उसके अलग पहलुओं की बात हुई है, ठीक है। तो क्लास को थोड़ा ध्यान से सुने। देखिए, समर्पण और पुनर्वास नीति इफेक्टिव होनी चाहिए, लेकिन साथ में महत्वपूर्ण ये है कि सिर्फ पेपरों में इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अक्षरशः होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि समर्पण और पुनर्वास नीति ये कहती है कि जो भी माओवादी सरेंडर करेगा, उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा और साथ में कोई वोकेशनल ट्रेनिंग, जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहता है, उसको उस क्षेत्र का स्किल दिया जाएगा। उसके लिए जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी, ताकि वो जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ कनेक्ट हो पाए। लेकिन उसे 1 लाख रुपया देने की बजाय 10,000 रुपए पकड़ा दिए जाते हैं। 90,000 जो है वो सुरक्षा बल या जो एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्ट लोग हैं वो अपनी जेब में रख लेते हैं।
और जब वो बोलता है कि 1 लाख देने की बात हुई थी, तो जो है ये उसको धमकाते हैं कि तुम हो तो माओवादी, कोई भी चार्ज लगा के तुम्हें फँसा देंगे, तुम्हें मार देंगे, चुपचाप यहाँ से निकलो। तो इस तरीके का असम्मान का जो व्यवहार है, सरेंडर्ड कैडर के लिए, उससे जब वो इस बात को शेयर करते होंगे, उनके साथ जो सरेंडर करना चाहते हैं, जब वो पूछते होंगे कि सरेंडर करने से क्या ये सब मिलेगा? तो आपको क्या लगता है कि उस व्यक्ति में जो सरेंडर करना चाहता है, वो सरेंडर करने की प्रवृत्ति बनेगी उसमें? कभी नहीं बनेगी, है कि नहीं? अच्छा, जिसने सरेंडर किया है, मान लीजिए कि वो कुछ आशंका बताता है कि मुझे खतरा है, ये लोग इस समय जो है मुझ पे वार कर सकते हैं, या मान लीजिए कि कहीं जा रहा है और एकदम से उस पे वार हो जाता है और वो फ़ोन करके सुरक्षा बलों को बताता है और सुरक्षा बल जो है उसका कोई रिस्पॉन्स ना दें, उसको उसकी सुरक्षा ना करें। तो ऐसी स्थिति में कोई कैडर जो सरेंडर करना चाहता है, अगर वो पूछे कि भाई सरेंडर करना चाहता हूँ, क्या पुलिस मुझे प्रोटेक्शन देगी? तो इससे क्या पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। और इस मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा या इस मूवमेंट में कमी आएगी? हाँ, ठीक है, इससे माओवाद और ज़्यादा बढ़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर हुआ कि इस समर्पण और पुनर्वास नीति में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। आंध्र प्रदेश ने क्या किया था कि जो सरेंडर्ड कैडर हैं, उन्हें सम्मान के साथ ट्रीट किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता था कि ये बहुत महत्वपूर्ण एसेट हैं, ये उस संगठन के हिस्सा थे, इनसे हमें बहुत जानकारी मिल सकती है। तो आंध्र प्रदेश में जो सरेंडर्ड कैडर थे, उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर ऑपरेशंस में भाग लिया, ठीक है ना? और समर्पण और पुनर्वास नीति में जितना भी धन आवंटन करने की नीति बनाई गई थी, उस सारा का सारा आंध्र प्रदेश ने सरेंडर्ड कैडर को उपलब्ध कराया। तो सरेंडर्ड कैडर ने खुशी-खुशी जो है, वो सरकार की मदद करने के लिए तैयार रहे। इसीलिए आंध्र प्रदेश का जो मॉडल है माओवाद को कंट्रोल करने का, उसका अध्ययन किया जाता है। वो बहुआयामी मॉडल है। क्लियर हुआ? ठीक है। विकास कैसा हो? तो देखिए विकास जो है डेवलपमेंट के ऊपर तो काफ़ी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैंने 3 बिंदु लिखे हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। समावेशी हो, स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं का ध्यान रखे और बाहर से थोपा नहीं जाना चाहिए। आप हो सकता है दिल्ली से जाएँ, आपकी अपनी समझ है डेवलपमेंट की और आप अपनी समझ को आप थोप दें किसके ऊपर? जनजातियों के ऊपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जनजातियों को साथ लेके चलना चाहिए, ठीक है? समुदायों और जनजातियों के अधिकार हैं, जैसे अनुसूची 5 के क्षेत्र के अंतर्गत उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार, जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया अधिनियम है, पीसा एक्ट। स्थानीय परंपरा और रीति रिवाजों का सम्मान होना चाहिए ताकि उनको असुरक्षा की भावना न लगे, उनको लगे कि हमारा भी सम्मान है। नैतिक या सुशासन समावेशी हो, सहभागी हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, लोकतांत्रिक हो, परामर्शी हो, लोगों को साथ लेके चले। देखिए सुशासन की परिभाषा तो बहुत व्यापक है, विस्तृत है। एथिक्स में इसको बहुत डिटेल में समझाया जाता है, ठीक है? तो उस समय ध्यान दीजिएगा कि सुशासन का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ मैंने कुछ बिंदु लिख दिए हैं, इससे ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है। एफआरए एक्ट क्या है? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट,
या मैंने लिखा हुआ है वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत जो है जनजातियों को कुछ अधिकार मिले हुए हैं। जैसे आपने तेंदुपत्ती के बारे में सुना है? तेंदुपत्ती, बहुत सारी जनजातियां जो है उनका उनकी जीवनी तेंदुपत्ती पे टिकी हुई है। तेंदू लीव्स उसको बोला जाता है, या महुआ लीव्स बोला जाता है। ठीक है। हाँ, तो उसको जंगल से लाने की अनुमति होती है, जो फल पत्तियां इकट्ठे करने की अनुमति होती है, जो छोटी लकड़ियां हैं वो इकट्ठे करने की अनुमति होती है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो कई बार बाधा बनती है, उनको गलत तरीके से ट्रीट करती है। वो ऐसे ट्रीट करती है जैसे जंगल ब्यूरोक्रेसी का हो, जनजातियों का नहीं है। जबकि फैक्ट ये है कि जनजातियों से बेहतर कोई नहीं समझता कि जंगल को प्रिजर्व कैसे करना है कि नहीं? क्योंकि जंगल पे उनकी जीवनी टिकी हुई है ना, वो जंगल को नष्ट नहीं करना चाहते। ठीक है। बल्कि भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी ने जंगलों का जो है जंगलों को नष्ट किया होगा। लेकिन जो जनजातियां हैं उनके तो पूरा जीवन उस पे टिका हुआ है, उनके बच्चों का भविष्य उस पे टिका हुआ है। ठीक है। तो जंगल के साथी हैं, दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। तो उनको साथ लेके चलना चाहिए। और अगर आपने एक कानून बना दिया है पार्लियामेंट के अंदर, तो उस कानून का अक्षरशः पालन होना चाहिए। क्योंकि वो कुछ सोच के ही पार्लियामेंटेरियंस ने, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने वो कानून बनाया है। क्लियर हुआ? समझ में आया? देखिए, ये पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि मानव प्रकृति ऐसी है कि वो बहुत गहराई से नहीं सोच सकता है। उसको जो दिखाई देता है उसी को वो सच मानता है। उसको जो बता दिया जाए, जो प्रोपेगेंडा कर दिया जाए, उसी को वो सच मान लेता है। आज भी ऐसी स्थिति है, लोग व्हाट्सएप पे कुछ देखते हैं और उसको सच मानते हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे सरकार अगर कुछ अच्छा काम कर रही है, तो उसको विस्तार से लोगों तक लेके भी जाए, बताए कि देखिए हम ये काम कर रहे हैं और हमने ये काम किया है। तो उससे पहले तो जरूरी है कि कुछ काम करो। ये नहीं पूरा भ्रष्टाचार में खा गए और फिर प्रचार कर रहे हैं कि हमने कुछ किया है, हमने कुछ किया है। तो जनता उसको भी पकड़ लेती है। ठीक है ना? तो पहले तो काम करो और फिर उसके बाद लोगों तक उस चीज को लेके जाओ कि देखिए सरकार ने आपके लिए ये सब काम किया है। वो बहुत जरूरी होता है उनके विश्वास को जीतने के लिए, उनको भरोसा दिलाने के लिए कि ये सरकार आपकी सरकार है, ये सरकार आपके लिए है, आपकी सेवा के लिए है, उसके लिए चुनी जाती है। आपका ध्यान रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये जो भाव है, इसके लिए प्रोपेगेंडा, गलत सूचना और दुष्प्रचार का मुकाबला करना जरूरी है। प्रोपेगेंडा क्या होता है? झूठी सूचना फैलाकर दूसरे का नाम खराब करना, ये प्रोपेगेंडा होता है। ठीक है? समझ में आया? फिर लोकतांत्रिक रूप से स्थापित वैध राज्य की सकारात्मक छवि का निर्माण करना, वैध शिकायत निवारण तंत्र, जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बोला जाता है, तथा संवैधानिक तंत्र के विभिन्न चेक और बैलेंस के बारे में शिक्षित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपको माओवाद और नक्सलवाद अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको माओवाद और नक्सलवाद के सारे पहलुओं के बारे में अच्छी समझ डेवलप हुई होगी। ठीक है? इसमें आप कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि आईआईटी मुंबई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्नोलॉजी फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो प्रौद्योगिकी है उसके संबंध में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है स्थापित किया गया है, जो सीआरपीएफ जैसी एजेंसियों के लिए ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार या यूएवी, ड्रोन वगैरह इन चीजों का के बारे में इन्वेंट करती है, टेक्नोलॉजी को सुधार करने की कोशिश करती है। एक प्रश्न है कि सर यह जो आपने सुरक्षा संबंधित जो पॉइंट बताए हैं एग्जाम में सेम
लिख के आ सकते हैं कि इसे एक्सप्लेन भी करना है। देखिए, ये निर्भर करता है प्रश्न पे। अगर आपसे कोई ये सीधा प्रश्न ये करता है कि सार्वजनिक धारणा का प्रबंधन किस प्रकार आंतरिक सुरक्षा, खासकर माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या कीजिए, तो निश्चित तौर पे आपको इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। लेकिन मैं जो प्रश्नों का की प्रकृति देखता हूँ पिछले 10 सालों में, तो आपको जो है एक सामान्य प्रश्न पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे भी कि किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं, पीछे हमने देखे भी हैं। तो उस प्रकार के प्रश्न में आप सिर्फ पॉइंट ही लिख पाओगे, उससे ज़्यादा लिख नहीं पाओगे। बात क्लियर हुई? समझ में आया? ठीक है? एक प्रश्न है छात्रा का, सर आप मुझे जो समझाया वे सारी चीजें समझ में आ गई, लेकिन नक्सलवाद और माओवाद ये दोनों पंथ विचारधारा के अंतर्गत आती हैं, लेकिन नक्सलवाद और माओवाद में एक लाइन का अंतर बता दीजिए। तो एक लाइन का अंतर यही है कि जो नक्सलवादी हैं, उनका उद्देश्य जो है वो राज्य को उखाड़ फेंकना नहीं है, उनका उद्देश्य खाली अपनी स्थिति में सुधार करना है, जबकि माओवादियों का मुख्य उद्देश्य ये जो राज्य व्यवस्था है, इसको उखाड़ फेंकना है। ये मुख्य अंतर है। ठीक है? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छात्र लिख रहे हैं कि भई मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया इसके बारे में कुछ बताएँ। देखिए, अब ये कंसंट्रेशन कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसकी कक्षा तो नहीं है, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कक्षा है। लेकिन जो है अपने मन को काबू में लाइए, थोड़ा ध्यान-व्यान कीजिए, तो इससे मन जो है वो आपका इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करेगा। आप उसको आदेश दे पाएँगे कि भई अभी कंसंट्रेट करना है क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें चल रही हैं। और जब भी ना कर पाएँ तो हमेशा परिणाम के बारे में सोचें कि कुछ लोग कंसंट्रेट करके सुन रहे हैं, वो आपसे बेहतर एग्ज़ाम में प्रदर्शन कर पाएँगे, अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करके उसे केंद्री केंद्रीकरण करने के लिए नहीं कहा तो। समझ में आया? देखिए, मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बहुत विस्तार से मैंने नक्सलवाद और माओवाद को जो है एक्सप्लेन किया है, तो मुझे आप डिसअपॉइंट मत कीजिएगा। मुझे लगता है कि जो सारी पहलू मैंने कवर किए हैं, उसमें चाहे कैसा भी प्रश्न पूछा जाए माओवाद से संबंधित, आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है, जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। यह 2022 में पूछा गया है। क्लियर हुआ? एक बड़ा अच्छा प्रश्न है वो, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में पूछते तो अच्छा रहता। प्रश्न ये है कि अ, सर कभी-कभी झूठी इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं डीप फेक यूज़ करके, तो उसके बारे में कैसे पता करेंगे? तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ जो मैं साइबर सुरक्षा में बताता भी हूँ। डीप फेक को आइडेंटिफ़ाई करने की क्षमता अभी विश्व में बहुत कम एंटिटीज़ के पास है, भारत के पास नहीं है। भारत की जो फोरेंसिक लैब्स हैं,
वहां पर डीप फेक को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। उसके कुछ तरीके हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में एक यूनिवर्सिटी ने और मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, वो इस पर कार्य कर रही है और शायद रशियंस के पास ये कोई जो है क्षमता होगी थोड़ी बहुत, जो अब तक कहीं पे जो है मैंने नहीं पढ़ी है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक तरीका निकाला है जिसमें वो ये क्लेम करते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेकिन उसके भी चांस कितने हैं 70%, 70%। क्लियर हुआ? तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है डीप फेक की। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा। ठीक है? अच्छा बताइए कि ये प्रश्न कैसा है? ये आसान है, इसको कर सकते हो आप। इसका मुख्य प्रश्न यही है कि इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दे की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। ये कर सकते हैं, मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, ये सारा यही किया है। ठीक है ना? हो जाएगा, इजी है। ठीक है। इस प्रश्न को देखिए, भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक तत्व क्या हैं? मतलब कारक क्या है? क्यों फैला वामपंथी उग्रवाद? पूरा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको दी, इसके कारण बताए। क्या आप इस प्रश्न को उत्तर कर सकते हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरे के प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए माओवाद से निपटने की? क्या मुझे दोबारा लेक्चर रिपीट करने की आवश्यकता है? आसानी से कर सकते हैं। आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं जो यूपीएससी में पूछे गए हैं? हाँ, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है। वर्ड्स लिमिट बेटा, एक चीज दिमाग में डाल लो, जनरल स्टडीज का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको उसका उत्तर 250 शब्द से ज्यादा में लिखना ही नहीं है। हाँ, वो 150 शब्द में भी पूछ सकते हैं, 200 में भी पूछ सकते हैं। जैसे आप देखिए 2015 में जो पूछा था, ये 200 शब्द में पूछा हुआ है। ठीक है। समझ में आया? पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलग्न है। मलकानगिरी और नक्सलबाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की मुख्य धारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। हाँ, एक छात्र का कहना है, सर जी प्रश्न तो कठिन है लेकिन आपने आसान कर दिया। इस बात की मुझे खुशी है, अगर आपको प्रश्न जो है वो आसान लग रहे हैं। ठीक है, तो इस पर मैं समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, वामपंथी उग्रवाद में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे। अधोमुखी मतलब कि वामपंथी उग्रवाद कम होता नजर आ रहा है, परंतु अभी भी देश के अनेक भाग इससे प्रभावित हैं। वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विरोध करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न है छात्रा का कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखें? मैंने आपको शायद कई बार बताया है कि आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना, वो किसी स्टैटिस्टिक्स या रिपोर्ट से लिए हुए किसी फैक्ट या किसी कोट से आप शुरू करेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन मतलब कि उसको जब कोई पढ़े तो उसको ये रुचि जगनी चाहिए कि आगे क्या लिखा होगा इस छात्र ने। जैसे अब इस प्रश्न के संदर्भ में अगर आप मुझसे पूछें, भाई वामपंथ, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़े, वामपंथी उग्रवाद में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है परंतु अभी भी देश के अनेक भाग इससे प्रभावित हैं। वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विरोध करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को संक्षिप्त। अब मैंने आपको एक माओ का कोट बताया था
कि गुरिल्ला कैसा होना चाहिए। और गुरिल्लाओं की संख्या जितनी भी कितनी भी कम क्यों ना हो जाए, अगर तापमान सही है कि नहीं? गुरिल्ला मछली जैसा होना चाहिए। मछलियों की संख्या कितनी भी कम क्यों ना हो, पानी का तापमान ठीक होगा तो मछलियाँ और पैदा हो जाएँगी। ये मैंने आपको बताया। आप इसको इंट्रोडक्शन में यूज़ कर लीजिए। आप जब और नीचे लिख दीजिए माओ से तुंग। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है कि कभी भी सुरक्षा की कीमत निरंतर सतर्कता है। आप ये मत सोच लो कि कम हो गया तो अब ये कभी बढ़ेगा नहीं। मणिपुर इसका उदाहरण है। मणिपुर में कितनी बार सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन किए हैं, उस इंसर्जेंसी को कम कर लेते हैं, लेकिन फिर बढ़ जाता है, जैसे ही सुरक्षा में कमी आनी शुरू हो जाती है। माओ का ये कोट इस प्रश्न का एसेंस बताता है। और कोई पढ़ेगा इसको तो उसको भी रुचि आएगी, अच्छा माओ ने ऐसा बोला था, तो आगे क्या लिखा है? समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है? तो एक छात्र का ये प्रश्न कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, वो छात्र को क्लियर हुआ कि क्या लिखें? अब देखिए इसमें मैं आपको कोई एक कॉमन गाइडलाइन नहीं दे सकता कि भाई ये इंट्रोडक्शन ले, तो प्रश्न पे निर्भर करता है। लेकिन मैंने आपको उसका चरित्र बता दिया कि भूमिका का चरित्र ये है, कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा लिख के आओ कि वो जो पहला स्टेटमेंट है उसी का इंप्रेशन ऐसा पड़े कि क्या बात लिखी है। पूरे प्रश्न का तत्व इस एक वाक्य में इसने बता दिया। तो इस तरीके का इंट्रोडक्शन आप लिख के आए। क्लियर हुआ? और निष्कर्ष कैसा हो? निष्कर्ष ऐसा हो कि समाधान देते हुए एक सकारात्मक दिशा में जाता हुआ नजर आए। निष्कर्ष ऐसा हो कि ऐसा-ऐसा करने से इस समस्या पे ये काबू पा लिया जाएगा। ठीक है? क्योंकि देखिए आपकी जो पोजीशन है ना आईएएस की, कलेक्टर की, वो ऐसी पोजीशन है वहां पर आप नकारात्मक सोच नहीं रख सकते। क्योंकि पूरी जनता आप पर निर्भर है, आपकी योग्यता पर निर्भर है, वो आपकी तरफ देख रही है। नकारात्मक से नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक रहकर स्थिति में सुधार करने की का प्रयत्न करते रहना, ये आपके अंदर चरित्र होना चाहिए, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो। क्लियर हुआ? ना कि जनता रो रही है, आप भी रोने बैठ गए कि भाई मर गए, अब क्या किया जाए? तो ऐसा कलेक्टर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं संगठित अपराध की तरफ। उम्मीद है कि आपको जो है पिछला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अब कुछ सक्षमता आई होगी आपके अंदर जो है प्रश्नों का उत्तर लिखने की। आपने पिछले वर्ष के प्रश्न भी देखे। बहुत आसान पेपर आता है। मैं आपको देखिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये विषय पढ़ाता हूँ इसलिए आसान बोल रहा हूँ। लेकिन मैं छात्र की दृष्टि से भी बता रहा हूँ कि ये बहुत आसान विषय है, छोटा विषय है और 3-4 प्रश्न कहीं नहीं गए। आराम से 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका आप बहुत अच्छा उत्तर लिख के आ सकते हो। इसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है? तो कुछ कॉन्फिडेंस आप में आया होगा कि हाँ, इस सब्जेक्ट को हैंडल किया जा सकता है। ठीक है? आईपीएस का चरित्र कैसा होना चाहिए, ऐसा जो है एक छात्रा ने पूछा है। आईपीएस का चरित्र होना चाहिए निर्भीक, निडर, अपनी ड्यूटी के प्रति प्रतिबद्ध, समाज की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध, किसी से ना डरे, तुरंत जो है कार्रवाई करे। आईपीएस का चरित्र ये होना चाहिए। ठीक है ना? अब जहाँ तक चरित्र की बात आती है, वो उसके तो कई पहलू होते हैं। निश्चित तौर पर जो है इन सब पहलुओं की चर्चा आपकी एथिक्स सब्जेक्ट में होती है। वहाँ पर कैरेक्टर की बात होती है, चरित्र की बात होती है। ठीक है? और जिसे मृत्यु का भय ना हो। ठीक है? हमारे यहाँ पर एक कहावत है, बड़ी प्रसिद्ध है, आपने अगर वो श्लोक सुना हो भगवद गीता का, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक। इस श्लोक में आईपीएस का क्या चरित्र होना चाहिए,
उसका एसेंस इस श्लोक में आता है कि शरीर जो है वो नश्वर है, आत्मा अनश्वर है, इसलिए किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो एक दिन सबको गले लगाएगी। ये सोचकर अपने धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा आईपीएस अधिकारी होना चाहिए ताकि जो असामाजिक अराजक तत्व हैं उनमें उस आईपीएस अधिकारी का भय हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो सभ्य व्यक्ति हैं जो मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनमें उस आईपीएस अधिकारी के प्रति सम्मान का भाव हो और अराजक तत्वों में, आपराधिक तत्वों में भय हो। आईपीएस अधिकारी का चरित्र ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संगठित अपराध। देखिए, संगठित अपराध की जो परिभाषा है, मैंने एक तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको रेड में किया हुआ है। ये परिभाषा कॉम्प्रिहेंसिव परिभाषा, आप ये एग्जाम में सीधी लिख के आ सकते हैं। सामूहिक और आदतन अवैध गतिविधि जो नियोजित रूप से अंजाम दी जाती हो और अपराधियों के समूहों द्वारा व्यवस्थित और निरंतर तरीके से किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अवैध या कानूनी रूप से वैध प्रतीत होने वाले वित्तीय लाभों के लिए या इस लाभ के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति हासिल करना होता है। एक वाक्य में यह है कि संगठित अपराध का लक्ष्य लाभ कमाना होता है, लेकिन उसका सामान्य अपराध से आप उसको कैसे भिन्न करोगे? तो एक तो ये सामूहिक होता है, मतलब कई व्यक्ति होते हैं। जैसे आपने मुंबई के जो गैंग्स सुने होंगे, मुंबई के गैंग में एक सरगना होता है, उसके नीचे उसके गुर्गे होते हैं। ठीक है ना, काफी बड़ा नेटवर्क होता है। फिर राइट हैंड लेफ्ट हैंड होते हैं, पता नहीं राइट लेग और लेफ्ट लेग भी होते होंगे। तो राइट और लेफ्ट हैंड को जो है एरिया बांट दिया जाता है और उसके नीचे जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के नीचे जो गुर्गे होते हैं उनको बता दिया, तो उत्तर मुंबई आपका, यहाँ पर अपराध सारे आपने करने हैं, या मतलब जो भी स्मगलिंग है या, ठीक है ना, पूर्वी मुंबई ये तुम्हारा। तो इस तरीके से नीचे तक हायरार्की होती है। गुर्गों के भी गुर्गे होते हैं, ठीक है ना, सामूहिक होता है। दूसरा, आदतन, हैबिचुअल, मतलब कि एक बार नहीं किया जाता, उसे बार बार किया जाता है, उसको निरंतर किया जाता है। यह संगठित अपराध की कुछ लक्षण होते हैं। नियोजित रूप से किया जाता है, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। ठीक है, एक होता है सिस्टमैटिक, एक होता है एडहॉक। एडहॉक मतलब अच्छा अपराध करने का मौका मिला तो कर लिया, उसका कोई सिस्टम नहीं बनाया किस तरीके से किया जाना चाहिए, नहीं, जो जैसा मौका मिल जाए वैसे अपराध कर लिया। वो सामान्य अपराध से भिन्न इस तरीके से। ठीक है, एक प्रश्न है कि आईएएस अगर बनने के लिए ले तो ऐसा बिहेवियर क्या होना चाहिए जो अपने आप को परिपक्व बनाता हो, बनाना चाहिए? ये प्रश्न मुझे बहुत क्लियर नहीं हुआ। हाँ, परिपक्वता तो बहुत महत्वपूर्ण है। परिपक्वता तब आ जाती है व्यक्ति में जब व्यक्ति ये समझ ले कि अपने जीवन के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं और सिर्फ मुझे अपने बारे में नहीं सोचना है बल्कि सबके बारे में सोचना है। ये दो मैं महत्वपूर्ण जो है चारित्रिक गुण मानता हूं एक परिपक्व व्यक्ति के। जब वो खुद पे जिम्मेदारी लेने लग जाए, दूसरे पे अपने जिम्मेदारी को न थोपे, ठीक है ना, अपने जीवन में क्या चल रहा है उसके लिए किसी के ऊपर कुछ न थोपे, और जो है दूसरा सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, अपने अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं दूसरों के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, इन सबको समझता हो, तो ऐसे व्यक्ति को परिपक्व व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, इसमें एक और चीज देखिए कि संगठित अपराध में मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो वित्तीय लाभ, ये आपको ध्यान करना है। आतंकवाद और संगठित अपराध में यही अंतर है। आतंकवाद का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है,
लेकिन संगठित अपराध का लक्ष्य वित्तीय होता है, वित्तीय लाभ। आदतन का मतलब होता है हैबिट से, हैबिचुअल मतलब बार बार करना। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ये एनसीआरबी का डेटा आपने बिल्कुल सही बताया है। यूपी और यूके जो है वो संगठित क्राइम को कम करने में सबसे आगे हैं। गुड। एनसीआरबी का आप डेटा जरूर पढ़ें, इससे काफी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। पीछे एक छात्र ने पूछा था कि इंट्रोडक्शन में, भूमिका में लिखने के लिए हम ये तथ्य कहाँ से लाएं? तो देखिए, आप ढूंढिए, एक सूची बनाइए कि कौन कौन सी रिपोर्ट मेंशन की जा सकती है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स मेंशन किया जा सकता है, एनसीआरबी से क्या उठाया जा सकता है, इन सब का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एनसीआरबी का डेटा कहाँ से मिलेगा? गूगल पे डालिए, एनसीआरबी का डेटा आपको मिल जाएगा। एनसीआरबी की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। फिर देखिए, हालांकि सामूहिक हिंसा पर मुख्य जोर नहीं होता, ये ध्यान से देखिएगा। सामूहिक हिंसा पर मुख्य जोर नहीं होता, फिर भी छोटे या मध्यम स्तर पर अवैध गतिविधि को अंजाम देने के लिए या जब संगठित आपराधिक समूह के निहित स्वार्थ को खतरा होता है तो हिंसा को साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो संगठित अपराध में ये होता है कि अगर आप उनके बीच में आएंगे, उनके लाभ के बीच में आएंगे, तो निश्चित तौर पे वो आप पर हिंसा कर सकते हैं। लेकिन आतंकवादियों की तरह जो है, लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारना उनका उद्देश्य नहीं होता है। मुख्य उद्देश्य तो वित्तीय लाभ होता है। ठीक है, संगठित अपराध वैध सरकार के समानांतर एक अवैध व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करता है और सार्वजनिक हित में कार्य करने के लिए अपने अधिकार, संप्रभुता और स्वतंत्रता से समझौता करता है। यह वैध अर्थव्यवस्था को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है और इस प्रकार किसी राष्ट्र के विशाल संसाधनों को नुकसान पहुंचाता है। ये संगठित अपराध की कुछ जो है नुकसान होते हैं। अगर उसकी साइज बढ़ जाए संगठित अपराध की, तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार को भी नुकसान होता है रेवेन्यू के रूप में, और आपराधिक गतिविधियों में भी बढ़ावा मिलता है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है ये संगठित अपराध। आंतरिक सुरक्षा से कैसे जुड़ी हुई है? तो मैंने आपको 3 स्तर बताए। एक होता है सामान्य अपराध, किसी ने किसी को प्रोवोक होके गोली मार दी। ठीक है, मान लीजिए गाड़ी आगे जगह नहीं दे रहा है, गाड़ी आगे निकालने की, हॉर्न पे हॉर्न दिया जा रहा है, आगे वाला जगह नहीं दे रहा, गुस्सा आ गया, बंदूक निकाली, उसको मार दिया। रोड रेज के जो केस होते हैं, इसको आप आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बोलेंगे, ये सामान्य अपराध हो गया। संगठित अपराध जो बार बार किया जाता है, जैसे कि ड्रग स्मगलिंग के जो रैकेट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो रैकेट है, ये अपने आप में सीधा सीधा आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं होते हैं। इसको आप बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या। जैसे मुंबई में मान लीजिए ड्रग कार्टेल एक्टिव हो जाते हैं और अपने लाभ को के बीच में कोई बाधा ना बने उसके लिए हत्याएं कर देते हैं। तो ये आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती नहीं है, ये हो गया लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत। राइट हो गए हैं, वो हो गई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत। आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा कब पैदा होता है? जब कोई किसी स्टेट को अलग करना चाहता है, किसी राज्य को देश बनाना चाहता है। ठीक है ना? तो इस तरीके की जब समस्याएं खड़ी होती है, या सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है, सिस्टम कोई बदल देना चाहता है, इनको जो है आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रॉब्लम माना जाता है। ठीक है, संगठित अपराध के क्या उदाहरण हैं? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और मादक पदार्थों